आज हम बात कर रहे हैं मानव श्वसन तंत्र के बारे में। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर सबसे पहले बात करते हैं अपन डेफिनेशन ऑफ रेस्पिरेशन। तो देखिए भाई, रेस्पिरेशन की परिभाषा क्या है उसके बारे में बात करते हैं। तो श्वसन की डेफिनेशन क्या है? रेस्पिरेशन की प्रक्रिया में आप सभी जानते हैं कि रेस्पिरेशन की प्रक्रिया में हम बाहरी वातावरण से आपकी ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और हमारे शरीर के अंदर बनने वाली जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसे बाहर त्यागते हैं। अभी तक आपने ये परिभाषा पढ़ी है, लेकिन अब इस परिभाषा को थोड़े एक नए रूप में अपडेट किया गया है। और नई परिभाषा क्या दी गई है? नई परिभाषा ये दी गई है कि बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन को ग्रहण करना, कोशिकीय आवश्यकता अनुसार खाद्य पदार्थों के विघटन में उसका उपयोग करना, जिसके फलस्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होती है, इस जैविक प्रक्रिया को रेस्पिरेशन या श्वसन कहा जाता है। तो देखिए भाई, मैं वापस बात कर रहा हूं। श्वसन में क्या किया जाता है? श्वसन के अंदर आपके बाहरी वातावरण से, तो श्वसन में क्या किया जाता है? श्वसन में बाहरी वातावरण से कौन सी गैस ग्रहण की जाती है? ऑक्सीजन गैस ग्रहण की जाती है। और इस ऑक्सीजन गैस का उपयोग किसमें किया जाता है? कोशिकीय आवश्यकता अनुसार। इस ऑक्सीजन का उपयोग कोशिकीय आवश्यकता अनुसार किसमें किया जाता है? खाद्य पदार्थों के विघटन में। खाद्य पदार्थ के विघटन में, या हम ये कह सकते हैं खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकरण में उसका उपयोग किया जाता है। और इसके फलस्वरूप क्या उत्पन्न होती है? ऊर्जा उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? ऊर्जा एटीपी के फॉर्म में। इस जैविक प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन कहते हैं, श्वसन कहते हैं। अब बात करते हैं श्वसन की परिभाषा की आगे की बात। ये जो डायग्राम देख रहे हैं, ये हमने बनाया ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को हमारी इस किताब के अकॉर्डिंग दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक पार्ट है आपकी ऊपरी श्वसन तंत्र, ऊपरी श्वसन तंत्र के दो भाग, ऊपरी श्वसन तंत्र, और दूसरा जो पार्ट दिया गया वो है आपका निचला श्वसन तंत्र। हम बात कर रहे हैं ऊपरी श्वसन तंत्र का भाग के बारे में। ये जो पोर्शन देख रहे हैं वो है आपके नासिका या नासागवा। इस पोर्शन के आपके कहा जाता है मुख। नेक्स्ट ये पीछे का जो पोर्शन है उसे बोलते हैं आपके ग्रसन। और उसके बाद में ये जो पोर्शन है उसे बोलते हैं आपके स्वर यंत्र, या इंग्लिश में इसे बोलते हैं लैरिंग्स। तो ऊपरी श्वसन तंत्र के चार पार्ट हुए। ये पहला नासिका, आपके दूसरा मुख, ये तीसरा पोर्शन हो गया आपके ग्रसनी, और चौथा पोर्शन हो गया आपके स्वर यंत्र। नासिका के बारे में बात करते हैं। नासिका नासा छिद्र के द्वारा शरीर की बाहरी वातावरण में खुलती है। नासिका या नासा गुहा। नासा गुहा एक पतली झिल्ली एवं हड्डी के द्वारा दो कोष्ठों के अंदर विभेदित होती हैं। इन नासिका या नासा गुहा के अंदर क्या क्या संरचनाएं होती हैं? इस नासिका या नासा गुहा के अंदर आपकी रोम पाए जाते हैं। और क्या पाए जाते हैं? यहाँ पर पाई जाती है आपके श्लेष्म ग्रंथियां। श्लेष्म ग्रंथियां पाई जाती है। इन श्लेष्म ग्रंथियों से क्या स्रावित होता है? श्लेष्मा स्रावित होता है। अब इनका काम क्या है? इनका काम क्या है? बाहरी वातावरण से जो हम वायु ग्रहण करते हैं, उस वायु के साथ में, ये जो वायु है, इस वायु के साथ में धूल कण होते हैं। इस वायु के साथ में कौन होती है? मिट्टी होती है। इस वायु के साथ कौन होते हैं? परागकण होते हैं, जीवाणु हो सकते हैं, फफूंद हो सकती है। ये सभी अपशिष्ट अशुद्धियां हवा के अंदर होती हैं। जब इस हवा को नासिका के द्वारा ग्रहण किया जाता है तो नासिका के अंदर उपस्थित रोम और श्लेष्मा एक छलनी के रूप में काम करते हैं और
ना रोम के द्वारा अधिकतम धूल कण मिट्टी को रोक लिया जाता है। यदि कुछ कण आपके इन रोम से नहीं रुक पाते हैं तो उन्हें श्लेष्मा के द्वारा चिपका कर रोक लिया जाता है। इस प्रकार से वायु को पूरी तरह से शुद्ध करके आगे शरीर के अंदर भेजा जाता है। इसके अलावा ये जो श्वसन नाल का, श्वसन तंत्र का ये जो पथ है वो टेढ़ा मेढ़ा कुंडित नलिकाकार संरचना के अंदर होता है। तो इस पथ से गुजरने के दौरान बाहरी वातावरण की जो वायु होती है उसका तापमान हमारे बॉडी के इंटरनल ताप के बराबर अनुकूल हो जाता है। तो ये बात होगी आपकी फर्स्ट पार्ट के बारे में, नासिका के बारे में, ऊपरी श्वसन तंत्र का पहला भाग। ठीक है, अब बात करते हैं नासिका के बाद में दूसरा भाग, वो है आपके मुख। तो मुख प्राथमिक श्वसन अंग, प्राथमिक अंग के रूप में श्वसन तंत्र का पार्ट नहीं है। इसे एक द्वितीयक अंग के रूप में काम लिया जा सकता है। ये क्या है आपकी एक द्वितीयक अंग। जब नाक के द्वारा सांस लेने में किसी प्रकार कोई समस्या होती है तो मुख के द्वारा सांस को लिया जा सकता है, लेकिन मुख के द्वारा जो सांस ली जाती है वह नासिका से ग्रहण की जाने वाली वायु की तरह शुद्ध फिल्टर नहीं होती है। ठीक है, तो मुख के बाद बात करते हैं आपके तीसरे पार्ट, और जिसका नाम क्या है, ग्रसनी फेरिंग्स। ग्रसनी पाचन तंत्र और आपकी श्वसन तंत्र के अंदर एक कॉमन अंग के रूप में काम आती है। ग्रसनी के 3 पार्टिकल्स हमने पढ़े। ग्रसनी का एक भाग है वो है आपकी मुख ग्रसनी, एक है आपकी नासा ग्रसनी और एक है आपकी कंठ ग्रसनी। ये 3 पार्टिकल्स हैं। तो देखिए भी ये जो कंठ ग्रसनी होती है वह आपकी आगे किससे जुड़ी होती है, स्वर यंत्र से जुड़ी होती है। तो ये ग्रसनी का ये पार्टिकल्स है वो आपके नासिका या नासा ग्रसनी को आगे स्वर यंत्र से जोड़ने का काम करती है। ठीक है, इसमें एक घाटीटापन या एपिग्लॉटिस नामक संरचना पाई जाती है। इसके बारे में हम पहले पाचन तंत्र के दौरान पढ़ चुके हैं। तो एपिग्लॉटिस या घाटीटापन क्या एक पालीकृत संरचना होती है जो ये तय करती है कि वायु है वो आपके श्वास नाल में जाए और भोजन है वो आपके भोजन नाल में जाए। ठीक है, फिर बात करते हैं आपकी चौथा पार्ट, उसे बोलते हैं आपके स्वर यंत्र या जिसे बोलते हैं अपन लैरिंग्स। स्वर यंत्र या लैरिंग्स के बारे में। तो स्वर यंत्र या लैरिंग्स क्या है? ये स्वर यंत्र आपकी कंठ ग्रसनी और श्वास नाल, कंठ ग्रसनी और श्वास नाल के बीच में पाया जाने वाला एक छोटा सा यंत्र है और इसके अंदर उपास्थि से बने 9 वाक रज्जु पाए जाते हैं। उपास्थि से बने 9 वाक रज्जु पाए जाते हैं और जब इनसे हवा गुजरती है तो इनमें कंपन होती है और उसी कंपन के फलस्वरूप क्या उत्पन्न होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है। और इसीलिए स्वर यंत्र या लैरिंग्स को ध्वनि उत्पादक अंग भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये वाक रज्जु या इन्हें इंग्लिश में बोलते हैं वोकल कॉर्ड्स। ये वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट होंगे, कंपन करेंगे और उसी के फलस्वरूप ध्वनि उत्पन्न होती। ठीक है, तो ऊपरी श्वसन तंत्र की ये जो चारों पार्ट थे उन चारों पार्ट की बात की। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, जो क्या है, निचला श्वसन तंत्र। अब निचले श्वसन तंत्र के अंदर वापस 4 भाग आते हैं। निचले श्वसन तंत्र के अंदर सबसे पहला भाग जो है वो कौन आ रहा है, वो है आपके श्वास नाल। ये है आपके श्वास नाल। ये श्वास नाल लगभग 5 इंच लंबी नलिकाकार संरचना होती है, लचीली संरचना होती है और इसके अंदर उपास्थल वलय सी आकार की वलय पाई जाती है। तो ये जो श्वास नाल है ये यहां से लेकर यहां तक 5 इंच लंबी एक लचीली नलिका संरचना होती है और इसके अंदर उपास्थल छल्ले पाए जाते हैं। इसमें क्या पाए जाते हैं, उपास्थल छल्ले। और वो छल्ले कैसे, अंग्रेजी के शी आकार के। ये छल्ले क्या करते हैं, इस लचीली श्वास नाल को पिचकने से रोकने का काम करते हैं।
इस श्वास नाल की आंतरिक भित्ति पर आपकी श्लेष्म ग्रंथियां पाई जाती है, जिससे श्लेष्मा स्रावित होती है और वो श्लेष्मा क्या करती है, वह श्लेष्मा आपकी वायु को शुद्ध करने में अपना योगदान देती है। फिर बात करते हैं, ये जो श्वास नाल है ये वक्ष वाले भाग में आकर के दो छोटी नलिकाओं में विभक्त हो जाती है, उन्हें अपन बोलते हैं श्वसनी। ठीक है, तो ये जो है पार्ट, इस पार्ट को क्या कहते हैं, ये दूसरा पार्ट है और इसे अपन कहते हैं श्वसनी। श्वसनी और ये हो गई श्वसनी। तो श्वास नाल दो श्वसनी, दाईं और बाईं श्वसनी में डिवाइड हो जाती है, जो आपके दाएं और बाएं फेफड़े के अंदर प्रवेश करती है। और फेफड़ों में प्रवेश करने के बाद में ये जो श्वसनी होती है और छोटी छोटी नलिकाओं के अंदर विभक्त हो जाती है। उन छोटी छोटी नलिकाओं के लिए शब्द क्या लिखा जाता है, ये जो श्वसनी होती है आगे और छोटी नलिकाओं में डिवाइड होती है, जिन्हें बोलते हैं आपके प्राथमिक श्वसनी, फिर उसे बोलते हैं आगे द्वितीयक श्वसनी, फिर नेक्स्ट होती है तृतीयक श्वसनी। तृतीयक श्वसनी के बाद और आगे छोटी नलिका में डिवाइड होती है, जिसे कहते हैं आपके श्वसनिका। तो इस प्रकार आगे से आगे छोटी छोटी नलिकाओं में विभक्त हो जाती है और एक जाल के समान संरचना बन जाती है फेफड़ों के अंदर। फिर बात करते हैं आपकी नेक्स्ट अगले पार्ट के बारे में, और वो है आपकी लंग्स। तो निचले श्वसन तंत्र का अगले पार्ट की बात करते हैं, और उसमें कौन सा भाग है, उसके अंदर है आपके फेफड़े, फेफड़े फुफ्फुस। तो भी ध्यान दीजिएगा, फेफड़े या लंग्स या फुफ्फुस, तो देखिए मानव के अंदर मुख्य श्वसन अंग के रूप में काम आते हैं, मुख्य श्वसन अंग के रूप में काम करते हैं फेफड़े। ठीक है, फेफड़े ये जो होते हैं वे स्पंजी उत्तक से बने, बहुत ही कोमल, हल्के गुलाबी रंग के, हल्के गुलाबी रंग के, बहुत संवेदी अंग होते हैं, जो पसलियों से बने आवरण के अंदर सुरक्षित रहते हैं। यहाँ पे ये जो आप संरचना देख रहे हैं, ये जो संरचना है इसे क्या बोलते हैं, ये आपके कहलाता है राइट लंग्स या दाया फुफ्फुस। ये दाया फुफ्फुस, ये वाला हो गया आपके बाया फुफ्फुस, ये बाया फुफ्फुस। इस फुफ्फुस के चारों ओर ये जो दोहरा आवरण पाया जाता है, इसे बोलते हैं आपकी फुफ्फुस आवरण, इसे कहते हैं फुफ्फुस आवरण। ये फुफ्फुस आवरण क्या करता है, इसके चारों ओर एयर प्रेशर को मेंटेन करने का काम। प्रत्येक जो फेफड़ा है वो स्पंज ऊतकों से बना हुआ होता है। प्रत्येक फेफड़े के अंदर असंख्य आपके श्वास नलियां, रक्त वाहिनियां, आपकी तंतु, रेशे, रक्त वाहिनियां पाई जाती है। और प्रत्येक फेफड़ा आपकी स्पंज ऊतक से बना होता है और प्रत्येक फेफड़े के अंदर लगभग 30 मिलियन वायु कोशिकाएं पाई जाती, वायु कोशिकाएं 30 मिलियन वायु कोशिकाएं पाई जाती हैं। और ये जो वायु कोशिकाएं या वायु कोश है, इन्हीं को फेफड़ों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। तो देखिए भी, जो वायु कोशिकाएं हैं वे वायु कोशिकाएं फेफड़ों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। इस बात को आप अच्छे से याद रखेंगे। दूसरी बात, ये जो वायु कोशिकाएं हैं, ये वायु कोशिकाएं ही फेफड़ों में वह स्थान है जहां पर गैसों का विनिमय होता है, जहां पर गैसों का विनिमय होता है, यानी गैसों का आदान प्रदान होता है, ऑक्सीजन और CO2 का आदान प्रदान होता है। दाहिना जो फेफड़ा होता है वह, ये दाहिना फेफड़ा है, ये 3 खंड में डिवाइड होता है, और जो बायां फेफड़ा होता है वो 2 खंड में डिवाइड होता है। यदि बात करें आपकी पुरुषों की,
तो जो पुरुष होते हैं, इन पुरुषों के अंदर जो फेफड़े होते हैं वे क्या होते हैं भैया, आपकी भारी होते हैं। किसकी अपेक्षा? स्त्रियों की अपेक्षा। स्त्रियों की अपेक्षा फेफड़े होते हैं वो भारी होते हैं। अब बात करते हैं आपकी नेक्स्ट मांसपेशियों के बारे में। तो देखिए भी यहां तक अपन ने बात की मानव श्वसन तंत्र की संरचना के बारे में। अब मानव जो फेफड़े होते हैं, उन मानव फेफड़ों के अंदर आपके संकुचन और शिथिलन की स्वतः क्षमता नहीं पाई जाती। फेफड़ों के फूलने और सिकुड़ने के लिए आपकी मांसपेशियां पाई जाती है, डायफ्राम पाए जाते हैं, इंटरकोस्टल मसल्स पाई जाती है। इसके अंदर स्वयं में संकुचन और शिथिलन की क्षमता नहीं पाई जाती है। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसी के अंदर, और वो है आपकी मांसपेशियां, जो क्या करती है, लंग्स को, फेफड़ों को आपकी सिकुड़ने और शिथिलन में सहायता करती है। तो देखिए भी हम बात करते हैं आपकी मांसपेशियों के बारे में। तो मांसपेशियां, मसल्स। अब मसल्स में एक तो क्या है आपके डायफ्राम है। डायफ्राम कहाँ पाया जाता है? डायफ्राम पाया जाता है यहाँ पर। जब अपन इसमें डायग्राम के अंदर यहाँ पर जो संरचना बनाई थी अपन ने, वो अपन ने उसमें बताई नहीं थी। नीचे की ओर इस संरचना को अपन क्या कहते हैं, आपकी डायफ्राम कहते हैं, जो डायग्राम पहले बनाया था। तो ये डायफ्राम जो होता है ये क्या है? ये डायफ्राम कंकाली पेशी, कंकाली पेशी से बनी एक चादरनुमा संरचना है। एक चादरनुमा संरचना है। और इसके अलावा जो पसलियां होती है, रिब्स, इसके अंदर अंतरा प्रसुक पेशियां, अंतरा परसुक पेशियां, या इनको इंग्लिश में बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। इनको बोलते हैं आपके इंटरकोस्टल मसल्स। तो ये जो डायफ्राम में और अंतःप्रसुक पेशियां हैं, इन पेशियों में संकुचन और शिथिलन के फलस्वरूप आपके लंग्स यानी फेफड़ों के अंदर आपके संकुचन और शिथिलन की प्रक्रिया होती है। जब ये डायफ्राम जो यहाँ पे हमने ये बनाए, हमने यहाँ पे ये फेफड़ा, ये लंग्स है, ठीक है। ये यहाँ पे आपके श्वास नाल, ये आपके श्वसनी। तो यहाँ पे ये जो संरचना पाई जाती है इसको अपन बोलते हैं डायफ्राम। ये हो गए आपके श्वास नाल, ये श्वास नाल, ये हो गई श्वसनी, ये हो गए आपके फेफड़े या फुफ्फुस। तो डायफ्राम क्या होगा? डायफ्राम में संकुचन होगा। तो देखिए भाई डायफ्राम में जब संकुचन होता है, डायफ्राम में संकुचन होगा तो क्या होगा? डायफ्राम में संकुचन होगा तो ये डायफ्राम क्या आएगा? नीचे की ओर आएगा। ये नीचे की ओर आएगा। डायफ्राम कैसा हो जाएगा? चपटा हो जाएगा। तो देखिए जैसे ही डायफ्राम में संकुचन होगा, डायफ्राम में संकुचन होगा तो वक्ष गुहा का ये जो आयतन है, ठीक है, कौन सा आयतन मैं कह रहा हूं? आपकी वक्ष गुहा का आयतन। वक्ष गुहा का आयतन क्या होगा? बढ़ेगा। वक्ष गुहा का आयतन बढ़ेगा तो आपके फेफड़ों का आयतन बढ़ेगा। फेफड़ों का आयतन बढ़ेगा, वक्ष गुहा का आयतन बढ़ेगा, फेफड़ों का आयतन बढ़ेगा। फेफड़ों का आयतन बढ़ेगा, ठीक है। फेफड़ों का आयतन बढ़ेगा तो इसके अंदर वायु दाब क्या हो जाएगा? वायु दाब हो जाएगा आपके कम। और जैसे ही वायु दाब कम होगा, बाहर से नासिका से होते हुए नासाग्रसनी, कंठ, श्वासनाल से श्वसनी, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, श्वसनी, श्वसनिका से होते हुए वायु आपके कहां तक पहुंच जाएगी? ये पहुंच जाएगी आपके फेफड़ों में। और फेफड़ों में कहां पहुंच जाएगी? अंतिम जो वायु कोश होते हैं वहां तक, ठीक है। इस प्रकार फेफड़ों में वायु प्रवेश करती। दूसरी प्रक्रिया अपन क्या करते हैं? जैसे ही
वापस श्वास बाहर छोड़ने की प्रक्रिया होती है। ये तो श्वास को ग्रहण करने की बात होगी। अब डायफ्राम में पहले हुआ था आपके संकुचन, अब क्या होगा डायफ्राम में वापस क्या होगा, डायफ्राम में वापस होगा आपके शिथिलन। तो डायफ्राम में वापस क्या होगा, डायफ्राम में वापस होगा आपके शिथिलन। तो जब डायफ्राम में शिथिलन होगा तो वापस डायफ्राम क्या जाएगा, पहले तो क्या था आपके, पहले डायफ्राम आया नीचे की ओर, चपटा हो गया। अब जैसे ही शिथिलन होगा तो डायफ्राम वापस अपनी यथास्थिति में जाएगा, ऊपर वापस यथास्थिति में जाएगा, यानी शिथिलन होगा। तो क्या होगा, अब वक्ष गुहा का आयतन हो जाएगा क्या, कम। वक्ष गुहा का आयतन कम होगा तो फेफड़ों का आयतन क्या हो जाएगा, फेफड़ों का आयतन हो जाएगा कम। फेफड़ों का आयतन कम होगा यानी फेफड़े थोड़े संकुचित होंगे, फेफड़ों का आयतन कम होगा। तो पहले यहां पर वायु दाब था आपके कम, अब जैसे ही फेफड़ों का आयतन कम होगा वायु दाब हो जाएगा यहाँ पे अधिक। जैसे ही वायु दाब अधिक होगा तो उच्च वायु दाब से बाहर वातावरण के अंदर निम्न वायु दाब की ओर वायु यहां से वायु को श्वसनिका, तृतीयक श्वसनीय, द्वितीयक श्वसनीय, प्राथमिक श्वसनीय, श्वास नाल और श्वास नाल से होते स्वर यंत्र आपकी नासाग्रश्मी, नासिका से होते शरीर से बाहर छोड़ दी जाती है। इस प्रकार आपकी वायु को बाहर से ग्रहण किया जाता है और फिर वापस आपके कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वायु को शरीर से बाहर छोड़ा जाता है। तो इस प्रकार मांसपेशियां, डायफ्राम, अंतरपृष्ठपेशियां इसमें अपना योगदान देती हैं। अब उसके बाद बात करते हैं आपकी श्वसन की प्रक्रिया के बारे में। तो देखिए भाई, अब होता क्या है, वायु को फेफड़ों के अंदर ग्रहण कर लिया गया। देखिए श्वसन की क्रिया विधि। तो देखिए वायु को बाहरी वातावरण से ग्रहण किया गया, ये जो वायु है उस वायु को ग्रहण कर लिया गया कहां पर, इस वायु को ग्रहण कर लिया गया आपके फेफड़ों के अंदर। ये वायु आ गई कहां पर, फेफड़ों में। फेफड़ों में कहां आ गई, वायु कोश में। अब ये जो वायु कोश में वायु भरी है यहां से शरीर के प्रत्येक उत्तकोशिका अंग तक कैसे पहुंचती है, इस प्रक्रिया को अपन बोलते हैं श्वसन की क्रिया विधि। और इसे दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक है आपकी, एक है बाह्य श्वसन और दूसरा है आपकी अंतः श्वसन। तो देखिए बाह्य श्वसन में क्या होता है, बाह्य श्वसन में क्या होता है, बाह्य श्वसन के अंदर मैं यहां पे बनाता हूं एक संरचना, ये मैंने बनाई किसकी, ये संरचना बनी मैंने किसकी, वायु कोश की। ये संरचना किसकी है, वायु कोश की। ठीक है, तो देखिए वायु कोश या वायु कुपिका। अब यहाँ पे क्या होता है, इसके अंदर यहाँ पर क्या है, इसके अंदर ऑक्सीजन भरी हुई है। ठीक है भाई, ऑक्सीजन का आपके यहाँ पर, ऑक्सीजन का यहाँ पर आपके अधिक दाब है और यहाँ पर क्या पाई जाती है, ये है आपके रक्त केशिकाएं। इन रक्त केशिकाओं में कौन बहता है, रक्त बहता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रवाहित कौन होता है, यहाँ रक्त प्रवाहित होता है। तो ये वायु कोश या ये कह सकते हैं वायु कुपिका। तो इस वायु कुपिका में भरी वायु और इस रक्त के बीच में जो गैसों का आदान प्रदान होता है उसे कहते हैं बाह्य श्वसन। यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन का दाब है अधिक, रक्त के अंदर ऑक्सीजन का दाब है आपके कम। उच्च दाब से निम्न दाब की ओर ऑक्सीजन क्या आ जाएगी, रक्त में आ जाएगी, ऑक्सीजन आ जाएगी यहाँ पर। और रक्त के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है उस कार्बन डाइऑक्साइड की यहाँ पर मात्रा है अधिक, तो दाब हो गया अधिक। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का दाब है आपकी कम, तो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ आ जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगी आप इसमें वायु कोश या वायु कुपिका में। ये बात होती है किसकी, बाह्य श्वसन की।
अब यहाँ से ग्रहण की गई ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड तो रक्त ने छोड़ दी किसमें, वायु कोश या वायु कुपिका में, और ये कार्बन डाइऑक्साइड आपके श्वसन पथ से होते हुए बाहर छोड़ दी जाती है। और यहाँ से जो इसने ऑक्सीजन ग्रहण की, इस ऑक्सीजन को रक्त कहाँ लेकर जाएगा, ये रक्त लेके जाएगा अपने साथ में, ये रक्त लेके जाएगा शरीर की प्रत्येक उत्तक कोशिका तक, शरीर के प्रत्येक अंग उत्तक कोशिका तक लेकर जाता है। उस उत्तक अंग कोशिका और रक्त के बीच में जो आपकी गैसों का आदान प्रदान होता है, उस आदान प्रदान को अपन बोलते हैं अंतःश्वसन, ठीक है, इंटरनल रेस्पिरेशन। तो इस उत्तक या कोशिका में क्या होगा भाई, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का दाब अधिक होगा, ठीक है, और यहाँ ये जो रक्त है, यहाँ इस रक्त के अंदर अब कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा यहाँ छोड़ दी थी, तब दाब हो गया कम, तो अधिक दाब से कम दाब की ओर कोशिका से कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ चली जाएगी, ये कार्बन डाइऑक्साइड चली जाएगी रक्त में। अब रक्त यहाँ से ये ऑक्सीजन लेकर आया अपने साथ में, ऑक्सीजन यहाँ से लेकर आया साथ में, तो यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन का जो दाब है वो अधिक है, मात्रा अधिक है तो दाब अधिक हो गया। तो उच्च दाब, यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा पहले से कम है, तो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर रक्त से ऑक्सीजन को अंग उत्तक कोशिका द्वारा ग्रहण कर ली जाती है। और इस प्रकार इस ऑक्सीजन का उपयोग आपकी खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकरण में किया जाता है और एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण होता है। बात हो गई अपने श्वसन तंत्र की यहाँ पर कंप्लीट 10वीं के चैप्टर के अनुसार।